So, hello everybody, welcome to Shresh classes. I hope you are doing well and you are doing your study at the culminating extent. So, ladies and gentlemen, today we are going to start the new chapter of surveying engineering, that is tachyometry. तो आज से पहले सर्वेइंग इंजीनियरिंग का लगभग 60 to 70% ऑफ द सिलेबस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड एंड आई होप सो that everything is crystal clear to you and you are practicing the question in the culminative manner बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि होता सब कुछ क्वेश्चन ही है। पेपर में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर आपको क्वेश्चन की नॉलेज अच्छे से है तो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होगा, आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। इवन मैं तो कहता हूं शुरुआत भी क्वेश्चन से ही होनी चाहिए और खत्म भी क्वेश्चन पर ही होना चाहिए। थ्योरी तो बीच का एक छोटा सा हिस्सा है जो आपको आना चाहिए बस। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि थ्योरी पढ़ाने के बाद जो आप प्रैक्टिस करते हैं वो आपको अच्छे से समझ में आता होगा और आप काफी हद तक क्वेश्चन को सॉल्व भी कर पा रहे होंगे, बिकॉज क्वेश्चन इज एवरीथिंग फॉर द जेई एग्जाम। तो आई नीड टू टेल यू कि अभी पिछले 2 दिन से मेरे पास 2 लोगों के मैसेज और कॉल आ चुके हैं कि उनका सिलेक्शन हो गया है। एक है अमन गोयल, राजस्थान अलवर से बिलोंग करता है, पिछले 3 साल से तैयारी कर रहा था, तो अब जाकर राजस्थान में जेई की सीट उसको मिली है। और एक है पंजाब का बच्चा है, नाम पर्टिकुलर मुझे ध्यान नहीं है क्योंकि मेरे पास तो कॉन्टेक्ट सेव होते हैं कोड्स में, तो उस बच्चे का भी सिलेक्शन हुआ है पीपीएससी के थ्रू। तो मुझे अच्छा लगा, वो पिछले 1.5 साल से तैयारी कर रहा था सिविल इंजीनियरिंग की। तो उम्मीद है आप लोग भी तैयारी अच्छे से कर रहे हो और आप लोगों का भी सिलेक्शन बहुत अच्छे से हमको देखने को मिलेगा। तो बाय द वे स्टार्ट करते हैं टेक्योमेट्री पर। सिविल इंजीनियरिंग की एक अच्छी यूनिट है और सबसे बड़ी बात है कि आसान यूनिट है। आपको जेई के पेपर में इसका क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है, बहुत आसान पैटर्न पे क्वेश्चन आता है, एट लास्ट आप ओरली सॉल्व भी कर लोगे। तो सबसे पहले बात आती है कि टेक्योमीटर है क्या। देखिए, मैंने आप लोगों को बेसिकली सर्वेइंग इंजीनियरिंग में एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ाया था जिसका नाम आता है थियोडोलाइट। अगर मैं थियोडोलाइट की बात आप लोगों से करना चाहूं तो थियोडोलाइट काम क्या करता था। थियोडोलाइट जनरली यूज्ड टू मेजर था हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल डिस्टेंस। तो थियोडोलाइट जनरली मेरे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करने के काम में आता था, ये आपको अच्छे से पता है। या फिर मैं कह सकता हूं कि इनडायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ द थियोडोलाइट आई कैन मेजर द रिड्यूस लेवल ऑफ एनी पॉइंट। मैं किसी भी पॉइंट का रिड्यूस लेवल बहुत आसानी से निकाल सकता था जब मैं थियोडोलाइट के किसी एप्लीकेशन की बात करता था, ये आपको अच्छे से पता है। Now ladies and gentlemen, if I am talking about the particular theodolite lens, तो मुझे पता होता था कि थियोडोलाइट के अंदर आप लोगों का इस तरह से क्रॉस एयर्स का यूज होता है। अब क्या होता है कि थियोडोलाइट की कुछ खामियां थी, क्या डिसएडवांटेज थी। एक तो ये टाइम कंज्यूमिंग था और बहुत ज्यादा एक्यूरेट भी नहीं था। आई कैन से नॉट सो एक्यूरेट, बहुत ज्यादा अच्छे से एक्यूरेसी भी नहीं देता था। तीसरी चीज मेरे पास आती थी कि वेन एवर आई एम हैविंग द बैरियर लाइक रिवर, आई एम हैविंग द बैरियर लाइक बिल्डिंग, आई एम हैविंग द बैरियर लाइक हिल, तो उन पर्टिकुलर केसेस में थियोडोलाइट वर्क नहीं कर पाता था। थियोडोलाइट कैन नॉट वर्क प्रॉपरली। तो क्या कई सारी खामियां देखने के बाद आपको ये चीजें समझ में आई कि इन खामियों को दूर करने के लिए हमारे पास एक मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द थियोडोलाइट आया। तो इरेडिकेट ऑल दीज सिनेरियोस फ्रॉम द थियोडोलाइट, तो इरेडिकेट ऑल फैक्टर्स, ऑल लॉसेस, या मैं सिंपल सी बात कहता हूं फैक्टर्स, हम लोगों ने एक मॉडिफाइड थियोडोलाइट को तैयार किया। और वो मॉडिफाइड थियोडोलाइट और कुछ नहीं, जिस जिस काम पे थियोडोलाइट काम नहीं कर पाता था उस काम पे ये मॉडिफाइड थियोडोलाइट काम करने लग गया। और इसी मॉडिफाइड थियोडोलाइट को हम लोग कहते हैं टेक्योमीटर, और कुछ नहीं है। तो टेक्योमीटर क्या है, ये एक तरह का थियोडोलाइट है और डेफिनेटली जो थियोडोलाइट काम करता था वही काम आपका टेक्योमीटर भी करेगा। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करेगा और इनडायरेक्टली आप किसी भी पॉइंट का रिड्यूस लेवल निकालने में इसकी हेल्प लोगे। फर्क ये है कि ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। फर्क क्या है कि ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, इट इज वेरी क्विक। अगर मैं टेक्योमीटर की बात करता हूं
तो टेक्योमीटर और कुछ नहीं है, सिंपल सी डेफिनेशन में अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं कहता हूं कि टेक्योमीटर अपने आप में एक मॉडिफाइड थियोडोलाइट है। क्या है? मॉडिफाइड थियोडोलाइट है जो साइमल्टेनियसली आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस मेजर कर सकता है। ये सब डेफिनेशन आपको वन लाइनर में भी मिलेगी, लेकिन अभी समझ कर चलते हैं। जो साइमल्टेनियसली हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस मेजर कर सकता है। कुछ एडवांटेजेस की अगर मैं बात करता हूं इसकी, तो सबसे पहली एडवांटेज मेरे पास आती है कि ये क्विक है। क्विक का मतलब क्या है? लेस टाइम कंज्यूमिंग है, कि आपका काम जल्दी से हो सकता है और बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं है, बहुत एक्यूरेट नहीं है। आई विल टेल यू द एरर ऑल्सो। दूसरा क्या है? कैन यूज इन केस ऑफ रिवर, कैन यूज इन केस ऑफ रिवर, बिल्डिंग, हिल एटसेट्रा। आपका रिवर, बिल्डिंग, इन सब के केस में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। तीसरी चीज क्या है कि आई विल डेफिनेटली से नॉट सो एक्यूरेट। ये बहुत एक्यूरेट तो नहीं है, लेकिन क्या है कि हम इसका यूज कर लेते हैं जब हमको लेस प्रिसाइज वैल्यू की जरूरत होती है। सिंपल सी बात है। तो एरर कितना है इसके अंदर वो आप लोगों को याद रखना है। 1 in 1000 का एरर जनरली हम लोग इसका लेकर चलते हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। उसके बाद मेरी बात आती है यहां से, लेडीज एंड जेंटलमैन, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द थियोडोलाइट्स, तो सॉरी टेक्योमीटर, तो कुछ चीजें मेरे को समझ में आई और मैंने आप लोगों के साथ ही डिस्कस करी। अब मेरी बात आती है कि टेक्योमीटर का जनरली यूज कहां पर किया जाता है। ये एक अच्छा पॉइंट है, याद रखेंगे। यूज्ड इन केस ऑफ रफ टेरेन्स। जनरली जब आपके पास इरेगुलर या रफ टेरेन्स होते हैं, रफ टेरेन्स का मतलब होता है हिली एरियाज, माउंटेनियस एरियाज कह लो या हिली एरिया कह लो, एक ही मतलब है। माउंटेनियस रीजन में हम इसको यूज करते हैं। क्यों करते हैं वो अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब टेक्योमीटर की कुछ एडवांटेजेस आपने देखी। टेक्योमीटर का काम क्या है, टेक्योमीटर क्या है बेसिकली, वो आपको पता लग गया यहां से। अब मेरी बात आती है लेडीज एंड जेंटलमैन कि टेक्योमीटर और थियोडोलाइट में फर्क क्या है। मैंने आपको बोला कि थियोडोलाइट में क्या होता था कि आप लोगों का क्रॉस हेयर्स यूज होता था। टेक्योमीटर इज द मॉडिफाइड वर्जन। मॉडिफाइड वर्जन का मतलब होता है कि आपके टेक्योमीटर के अंदर क्रॉस हेयर यूज नहीं होंगे, आपके टेक्योमीटर के अंदर स्टाडिया हेयर्स यूज होंगे। तो वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। ये जितने भी आपको पैटर्न दिख रहे हैं ये सारे हेयर्स हैं और जनरली इन हेयर्स को आप लोग नाम देते हैं स्टाडिया हेयर्स। क्या कहते हैं इनको? स्टाडिया हेयर्स। मोस्ट कॉमनली स्टाडिया हेयर आपके पास यही वाला होता है जो थर्ड वाला है। दिस इज द मोस्ट कॉमनली। बाकी के जो स्टाडिया हेयर्स है वो मोस्ट कॉमनली नहीं है, क्योंकि उनमें जो आपकी कैलकुलेशंस होती हैं वो कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। कैलकुलेशन कह लो या ऑब्जर्वेशन कह लो, ये कॉम्प्लेक्स नेचर की होती है, जिसकी वजह से वी डू नॉट कंसीडर इट एज टू बी द मोस्ट यूजफुल। द जनरली यूजफुल स्टाडिया हेयर इज द थर्ड वन। ठीक है, जिसमें आप लोगों का जो अपर और लोअर स्टाडिया हेयर के बीच का डिस्टेंस है, ध्यान से सुनेंगे, दिस इज कॉल्ड द लोअर स्टाडिया हेयर, दिस इज कॉल्ड द अपर स्टाडिया हेयर। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग नाम देते हैं स्टाडिया इंटरवल। क्या कहते हैं इसको हम? दैट इज जनरली नोन टू बी एज द स्टाडिया इंटरवल। क्लियर है? अब मेरी बात आती है यहां से कि थियोडोलाइट की थ्योरी के बारे में जनरली जान लेते हैं। टेक्योमेट्री इज द डिफाइंड एज ऑप्टिकल डिस्टेंस मेजरमेंट मेथड। व्हाई डू वी कॉल इट ऑप्टिकल डिस्टेंस मेजरमेंट मेथड? बिकॉज द डिस्टेंस we measure with the help of tachyometer is actually done with the help of lens। तो लेंस के थ्रू हम देखते हैं ना, तो इसीलिए उसको ऑप्टिकल डिस्टेंस मेजरमेंट का नाम देते हैं। लेंस के थ्रू देखते हैं, बस लाइट का यूज होता है, तो उसको टेलीमेट्री भी नाम बोला जाता है। टेक्योमेट्री इज अ ट्रांजिट थियोडोलाइट फिटेड विद द स्टाडिया डायफ्राम। ये जो मैंने बताया इसको स्टाडिया डायफ्राम कहते हैं, which consists of two stadia hair, one above and other below the horizontal cross hair। The vertical distance between the two stadia hair is known to be as the stadia interval। इसके बारे में आपको पता लग गया। टेक्योमीटर के पास दो लेंस होते हैं। देखो मैं आपको समझाता हूं। टेक्योमीटर क्या एक तरह का थियोडोलाइट है, कुछ भी फर्क नहीं है। आपको पता है कि थियोडोलाइट के अंदर होता था टेलीस्कोप, और टेलीस्कोप में जनरली आपके होते थे, टेलीस्कोप में क्या होता था, जनरली दो लेंस होते थे। जहां से आप देखते हो उस लेंस को नाम दिया जाता है आईपीस।
क्या कहते हैं, आईपीस। और जो लेंस जनरली आपके ऑब्जेक्ट के पास होता है, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसके पास जो लेंस आता है दैट इज नोन टू बी एज द ऑब्जेक्टिव लेंस। यस। तो जनरली टेक्योमेट्री दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल फोकसिंग टाइप, एक्सटर्नल फोकसिंग टाइप, एक आप लोगों का होता है इंटरनल फोकसिंग टाइप। व्हाट इज एक्चुअली द मेन कंसर्न रिगार्डिंग द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल फोकसिंग टाइप, आप समझ कर चलिएगा। एक्सटर्नल फोकसिंग टाइप में क्या होता है कि आप लोगों के पास स्क्रूज होते हैं और उन स्क्रू को आप मूव करके एक फोकस्ड वर्जन के साथ मेजरमेंट करते हैं। इंटरनल फोकसिंग टाइप में क्या होता है कि आपके टेक्योमीटर के अंदर ही एक लेंस लगाया जाता है और उस लेंस का काम होता है सारी लाइट को फोकस पे लाना। आप मेरी बात को समझे, लेंस का काम क्या होता है, सारी लाइट को फोकस पे लाना। और जब सारी लाइट फोकस पे आती है तो आपका इंटरनली फोकस टाइप टेक्योमीटर बन जाता है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को कहा कि यहां पर ना जनरली आप एक लेंस देते हैं, जो लेंस अपने आप में कॉन्वेक्स लेंस होता है। क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच में। और वो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, वो फोकसिंग करने के काम में आता है। आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये किताब में नहीं मिलेगा। ये लेंस क्या करता है, ये फोकसिंग करने के काम में आता है। और फोकसिंग करने का मतलब क्या है, फोकसिंग करने का मतलब है एक्यूरेसी देना। आप मेरी बात को क्लियर कर रहे हो, फोकस का मतलब क्या होता है, जनरली लेडीज एंड जेंटलमैन, फोकस का मतलब होता है कि आप लोगों का, एक मिनट, फोकस का मतलब होता है आप लोगों की सारी लाइट एक जगह पे आके मिल गई, एकदम बढ़िया तरीके से वो चीज एकदम सॉलिड दिख रही है। आप कभी किसी चीज को देखते हो तो आप लोग देखोगे एक बार को वो धुंधला दिखती है, लेकिन थोड़ा आसपास जाने से वो एकदम बढ़िया तरीके से साफ सुथरी इमेज बनाती है। तो जब साफ साफ इमेज बनती है उसको कहते हैं फोकस्ड इमेज। ठीक है, तो ये एनालिटिकल लेंस, सॉरी, ये जो कॉन्वेक्स लेंस आपने लगाया ये काम क्या कर रहा है, फोकसिंग कर रहा है। फोकसिंग क्यों कर रहा है, ध्यान से सुनो, फोकसिंग का मतलब क्या है, प्रैक्टिकल सुनो। आपको पता है एक धुंधला दिख रहा था, एक बढ़िया तरीके से इमेज बन रही थी, तुम्हारी नजर में बढ़िया कौन सा है, जो बाद में अच्छी इमेज बन रही है, जो साफ सुथरी बन रही है। और मैंने अगर धुंधली से कोई रीडिंग नोट करनी है, शब्दों पर गौर देना, अगर धुंधली इमेज बन रही है और उसमें से कोई रीडिंग नोट करनी है, क्या आप एक्यूरेट रीडिंग नाप पाओगे, नहीं। साफ इमेज जो बनेगी उसमें से आप एक्यूरेट रीडिंग अच्छे से नाप पाओगे। आई कैन से माई डियर स्टूडेंट कि आप लोगों की जो साफ इमेज बनेगी उसमें एक्यूरेसी ज्यादा है। इसका मतलब ये जो फोकसिंग आप कर रहे हो ये किस लिए कर रहे हो, द सिंपल कंसर्न अबाउट द फोकसिंग इज टू मेंटेन द एक्यूरेसी ऑफ द टेक्योमीटर, नथिंग एल्स। एक साफ सुथरी इमेज बनाने का मतलब है एक्यूरेसी की तरफ भागना। आप मेरी बात को समझे। और ये जो कॉन्वेक्स लेंस आप लगाते हो ना, इसी कॉन्वेक्स लेंस को टेक्निकल भाषा में नाम देते हैं एनालिटिकल लेंस। अभी आपको ना ये इसका मतलब समझ आ गया कि ये मतलब क्या है और क्यों मैंने एनालिटिकल लेंस यूज करा, ये चीज क्लियर है। अब बात को समझना, प्रैक्टिकली आपने सीख लिया क्या है। अब एक्चुअली में क्या होता है लेडीज एंड जेंटलमैन, कि आप लोग जो टेक्योमीटर की मदद से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, ध्यान से सुनते रहना बस। टेक्योमीटर की मदद से जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आप मेजर करते हो, वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जनरली लिखा जाता है d इज इक्वल टू के इंटू एस प्लस सी के फॉर्मूले से। अभी मैं बाकी थ्योरी पढ़ा दूंगा, मैं मुद्दे की बात पर डायरेक्ट आया हूं अभी। दिस इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला जो जनरली आप लोगों को याद करना है कि जब आप टेक्योमीटर की मदद से कोई भी रीडिंग लेते हो तो आप इस फॉर्मूले का यूज करते हो, जहां पर d क्या है, d इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, s क्या है, s इज कॉल्ड द स्टाडिया इंटरवल्स। अब स्टाडिया इंटरवल आपको पता लग गया ना क्या है, s इज कॉल्ड द स्टाडिया इंटरसेप्ट कह लो या इंटरवल कह लो, इंटरसेप्ट अच्छा है। और k क्या है, k कहलाता है मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, k कहलाता है मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट। अब मैं आपको एक नई थ्योरी दूंगा जो आपको इंटरेस्टिंग लगेगी। और c कहलाता है एडिटिव कांस्टेंट। Why do we call it the multiplying constant? Because ये मल्टीप्लाई हो रहा है और वो ऐड हो रहा है तो वो एडिटिव कांस्टेंट। ठीक है ना, तो अब सुनना मेरी बात को।
आई नीड टू टेल यू वन थिंग कि ये नापता कैसे है। एक डायग्राम दिखा देता हूं, जनरली कोई है क्या? चलो इसे डायग्राम में देखो। जैसे क्या है, आपने यहां पे थियोडोलाइट लगाया, ये आप लोगों का थियोडोलाइट है, वो टैक्योमीटर है। टैक्योमीटर से आपने देखा और देखने पे अपर हेयर यहां काट रहा है, लोअर हेयर यहां काट रहा है। मतलब आपका ये क्या है, ये है आपका स्टाफ, ये है आपका स्टाफ, ठीक है। अपर हेयर और लोअर हेयर के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं स्टाडिया इंटरसेप्ट, जिसको आप एस से डिनोट कर रहे हो। क्लियर है मेरी बातें? तो अभी आप जो फॉर्मूला लगा रहे हो ना जेंटलमैन, वो फॉर्मूला कैसे देखो, एक तो डी क्या है, डी है आप लोगों का स्टाफ से लेके टेक्योमीटर के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है। और के क्या है, के एक कांस्टेंट है जो इंस्ट्रूमेंट की तरफ से आपके पास आता है। के एक कांस्टेंट है, जब कंपनी इंस्ट्रूमेंट बनाती है तो वो कंपनी बताती है कि इसका मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट क्या है, और सी भी कंपनी बताती है, सी भी कंपनी बताती है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल मतलब समझ के चलो क्या है। अब मैंने तुम्हें ये तो बता दिया कि के डी सी ये सब क्या है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो ध्यान से देखना, आपको पता है कि एक्चुअल में जब मैं रीडिंग लेता हूं तो रीडिंग लेने पे टाइम पे आप लोगों के एरर आते हैं, और ये एरर बहुत सारी तरीके से आते हैं। ये एनवायरमेंटल एरर भी होते हैं, ये इंस्ट्रूमेंटल एरर भी होते हैं, ये पर्सनल एरर भी होते हैं, ये किसी भी तरीके से कहीं से भी एरर आ सकता है। अब बात आती है कि मैं इंस्ट्रूमेंटल एरर को यहां पर फोकस करूंगा, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर है क्या, आप मेरी बात को समझना। इंस्ट्रूमेंटल एरर बेसिकली ये कोई एरर नहीं है। जब कंपनी किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, टैक्योमीटर को तैयार करती है, तो 100% एक्यूरेट कोई भी चीज इस दुनिया में बनी नहीं सकती। तो कंपनी क्या कहती है कि जो आप स्टाडिया इंटरसेप्ट मेजर कर रहे हो, उस स्टाडिया इंटरसेप्ट का ही एक फैक्टर आपको हॉरिजॉन्टल रीडिंग देगा। अब समझना क्या बोल रहा हूं। मैंने क्या कहा, मान लीजिए ये आपका एक टैक्योमीटर है, ये आपका एक टैक्योमीटर है, और उस टैक्योमीटर से आप रीडिंग मेजर कर रहे हो, और आपने रीडिंग मेजर कुछ इस तरीके से करी कि ये आपका अपर और ये आपका लोअर स्टाडिया है। आपका स्टाफ एक बारी यहां रखा था, एक बारी आपने स्टाफ यहां रखा था। दिस इज योर S1 एंड दिस इज योर S2। ध्यान से सुनना भाई, जब आप लोगों का स्टाफ S1 पोजीशन पे था, तो आपने कहा कि यहां पर आप लोगों का जो स्टाडिया इंटरसेप्ट आ रहा है, इसको आप S1 S2 मत कहो, इसको आप X1 X2 कह लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, या T1 T2 कह लो, स्टेशन हो गया। ये है स्टाफ इंटरसेप्ट S1 और ये है स्टाफ इंटरसेप्ट S2, and this is the horizontal distance D1 and this is the horizontal distance D2. Definitely I can say if I am just increasing the stadia intercept, the horizontal distance will be going to increase. Are you getting my particular point? आप अपने टेक्योमीटर से जस्ट देख रहे हो, when you are going to sight from the tachyometer, तो जैसे जैसे आप अपने स्टाडिया इंटरसेप्ट को बढ़ा रहे हो, वैसे वैसे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बढ़ रहा है। ओ यस, एब्सोल्युटली बढ़ रहा है। और एक्चुअली में ये जो कंसेप्ट आपके पास आया, इस कंसेप्ट से दो तीन चीजें समझ में आएंगी। अब मैंने तुम्हें कहा कि पहली बात तो, जब ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को अगर मैं देखूं तो मैं ऐसे अप्रोक्सीमेटली लिख सकता हूं उल्टा, कि भाई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो स्टाडिया इंटरसेप्ट पे डिपेंड करता है, कि स्टाडिया इंटरसेप्ट बढ़ेगा तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बढ़ेगा। अगर मैं ये हटाता हूं तो एक कांस्टेंट लगाता हूं कि नहीं लगाता, जल्दी बताओ। हाँ, तो कॉमन सेंस है। ये जो कांस्टेंट आप लगा रहे हो, इसी को आप लोग नाम देते हो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, और कुछ है नहीं है। अब तुम्हें इसका कंसेप्ट तो समझ आ गया कि बेसिकली इसका मतलब क्या है। तो ये क्या है, ये एक इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करता है। I can definitely say this is nothing just the instrumental factor. ये क्या है भाई, ये आप लोगों का एक इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर है कि हाँ ये क्यों यूज हो रहा है वो समझ में आ गया। अब बात को समझना, ये जो मैंने आपको बताया ना कि आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो स्टाडिया इंटरसेप्ट पे डिपेंड कर रहा है, तो ये और कुछ नहीं है, इसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ टेक्योमेट्री। कि टेक्योमेट्री जो काम कर रही है वो सिर्फ इसी कंसेप्ट पे काम कर रही है कि जितना आपका स्टाडिया इंटरसेप्ट बढ़ेगा उतना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी बढ़ेगा।
ये टेक्योमेट्री इस पे काम कर रही है, ये थ्योरेटिकल पोर्शन है उसका। अब तुमको ये भी समझ आ गया कि के क्या है, अब तुमको ये भी समझ आ गया कि उसका प्रिंसिपल क्या है। अब दूसरी बात आती है कि एडिटिव कांस्टेंट की सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों हम एडिटिव कांस्टेंट को यूज कर रहे हैं। मैंने कहा भाई एक्चुअल में जो डेरिवेशनल पार्ट है, एक्चुअल में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करने का मेन पार्ट है वो ये है कि d is equal to ks. Now let me just elaborating it. I am saying कि ks, I'm just asking you one thing, is it accurate? क्या ये accurate है? 99.99% बच्चा बोलेगा नहीं है। क्यों? क्योंकि सर आपने लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि टेक्योमीटर एक्यूरेट डिवाइस है ही नहीं। मैंने जो बोला मैं उसी पे रुका हुआ हूं और सब कुछ वही रिलेट कर रहा हूं। जब ये एक्यूरेट नहीं है तो इसमें पूरे पूरे चांसेस बन रहे हैं कि वहां पे कोई ना कोई एरर आने का चांस है ना। हाँ है। अब वो एरर को करेक्शन करना पड़ेगा ना, दैट इज नॉट एक्यूरेट। आई नो कि दिस इज नॉट एक्यूरेट क्वांटिटी, this is inaccurate. To make it accurate we should add some kind of the correction in this. तो वो correction हम कैसे करते हैं, C से दिखाते हैं। अब जनरली बच्चा कहता है कि सर माइनस क्यों नहीं किया, प्लस ही क्यों किया। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है, देयर कैन बी द नेगेटिव करेक्शन ऑल्सो। आप C की वैल्यू को पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कर सकते हैं, डिपेंड ऑन द फैक्टर, डिपेंड ऑन द फैक्टर। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो पॉजिटिव ही रहेगा, नहीं। सी की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, बट वो जनरलाइज फॉर्मेट जो फॉर्मूला लिखने का तरीका है वो ऐसे दिखा दिया बस। ठीक है, मेरी बात समझे। तो सी क्या है, सी एक करेक्शन फैक्टर है। जिसको आप एडिटिव कांस्टेंट कह रहे हो वो और कुछ नहीं है, वो करेक्शन फैक्टर है। समझ में आया? जिसको मैं दूसरी भाषा में ऐसा भी लिख सकता हूं, ये और कुछ नहीं है, ये क्या है, ये करेक्शन फैक्टर, ये करेक्शन फैक्टर है। करेक्शन फैक्टर कह लो या फिर मैं कहता हूं टॉलरेंस लिमिट। टॉलरेंस लिमिट क्यों बोली कि टॉलरेंस लिमिट भी अपने आप में यही तो बताता है कि कितना इधर उधर हो सकता है ना, तो वो इधर उधर वाला फैक्टर ही तो है सी। समझ में आया उसकी प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसलिए हम लोग सी को यूज करते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो मैंने बोला मैं उसको रिलेट कर दूंगा सारा। मैंने बोला क्या क्या है सारा दिखा देता हूं। सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया टेक्योमीटर क्या होता है। टेक्योमीटर के बाद वो थ्योरी दिखाई वन लाइनर से। थ्योरी दिखाने के बाद हम लोग एक पॉइंट पे आके अटके थे कि बीच में हम लोग एक लेंस को यूज करते हैं। वो लेंस का काम क्या है, फोकसिंग करना। फोकसिंग का मतलब एक्यूरेसी को मेंटेन करना, और बढ़िया एक्यूरेसी मेंटेन करेंगे जब बाहर से पैसा लगा रहे हैं। पैसा लगाने का मतलब क्या है, बढ़िया माल लगेगा भाई, मतलब एक्यूरेसी लगेगी। अब उस लेंस को एनालिटिकल लेंस नाम दिया गया। मैंने कहा ये मेरा कॉमन हो गया कि जब जब मैं एनालिटिकल लेंस को यूज करूंगा तब तब मेरा टेक्योमीटर बढ़िया एक्यूरेट डिवाइस की तरह काम करेगा। ये तो समझ आ गया। इन प्रेजेंस ऑफ एनालिटिकल लेंस, इन प्रेजेंस ऑफ एनालिटिकल लेंस my tachyometer will be going to work as accurate tachyometer, and in case of accuracy, मैं क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा हूं, आंसर तुम्हारे अंदर से आएगा। in case of accuracy, is there any need of the correction factor? no यार, एक्यूरेसी के टाइम पे टॉलरेंस लिमिट की तो जरूरत ही नहीं है। एक्यूरेट मतलब एक्यूरेट, एरर है ही नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इन केस ऑफ analytical lens, or in presence of analytical lens, the tachyometer will be accurate, and in that case I can say कि there is no need of the correction factor। जरूरत ही नहीं है, जब कोई एरर ही नहीं है तो जरूरत कहां से होगी। नो नीड ऑफ करेक्शन फैक्टर। हाँ, अब जब करेक्शन फैक्टर की जरूरत नहीं है तो सी का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0। हाँ। और एम्पेरिकली और एक्सपेरिमेंटली, एम्पेरिकली कह लो या एक्सपेरिमेंटली कह लो, जनरली जो हम k का वैल्यू लेकर चलते हैं, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट का वैल्यू लेकर चलते हैं, वो 100 लेकर चलते हैं। व्हाई डू वी कंसीडर एज 100? देखो 2-3 रीजन है, और कुछ नहीं है। हम 100 इसलिए लेकर चलते हैं क्योंकि जो इंटरसेप्ट हमारे पास आता है वो इंटरसेप्ट का जनरली हम 100 टाइम्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेकर चलते हैं। अब उसका कारण क्या है वो प्रॉपर नहीं है।
वो कारण हो सकता है कंपनी वालों ने जो इंस्ट्रूमेंट सेट करा है वो इसी रेशियो में करा है। ध्यान से सुनेंगे मैं क्या कह रहा हूं। बेसिकली क्या है, आपने अब एक फॉर्मूला लिखा d इज इक्वल टू 100 × s। जहां पर अगर मैं बात करना चाहूं तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा, इसका मतलब समझना, जिंदगी में नहीं भूलोगे। ये क्या है, ये ग्राउंड डिस्टेंस है। ये क्या है, ये ग्राउंड डिस्टेंस है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ग्राउंड पे ही तो है। ये क्या है, ये वर्टिकल डिस्टेंस है। वर्टिकल इन द सेंस वो स्टाडिया डिस्टेंस है, ये स्टाडिया डिस्टेंस है। तो आई कैन डेफिनेटली से फ्रॉम दिस पॉइंट की ग्राउंड डिस्टेंस स्टाडिया डिस्टेंस का 100 टाइम्स है। ग्राउंड डिस्टेंस स्टाडिया डिस्टेंस का 100 टाइम्स है। तो ये जो रेशियो ली गई है ना यहां से, ये रेशियो बेसिकली मेरे को सजेस्ट करती है कि आप लोगों का d बाय एस का रेशियो 100 है, और आई विल से दैट s बाई डी का रेशियो 1/100 है। तो ये और कुछ नहीं होता, ये एक तरह का स्केल है। स्केल क्या होता है, स्केल इज द मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस। तो ये स्टाडिया डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस है। तो बेसिकली टेक्योमीटर ने जिस स्केल को फॉलो करा है वो 1:100 का स्केल है। यही है, और कुछ है नहीं। समझ में आया जो मैंने तुम लोगों को कहा, इसका मतलब है बस, और कुछ इसमें है नहीं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये छोटी छोटी चीजें टेक्योमीटर की मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करी, और मुझे उम्मीद है ये आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो बात आती है यहाँ पर कि आप लोगों का जो मैंने अभी स्टाफ बोला, वो स्टाफ की बातें मैं थोड़ी सी आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। जो स्टाफ समझते हो ना, पुट्टा, जो लेवलिंग में आप लोग स्टाफ यूज कर रहे थे वो ही स्टाफ होता है, कुछ अलग नहीं होता। बस उस स्टाफ को हम लोग यहाँ पर स्टाडिया रॉड के नाम से जानते हैं। मैंने लिखा कहा था वो, लिखा कहाँ था यार, 1 मिनट का पेशेंस करो। मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये जो स्टाफ है बेसिकली, इस स्टाफ को हम लोग यहाँ पर स्टाडिया रॉड के नाम से जानते हैं। एक ही मतलब होता है, कोई फर्क नहीं है। स्टाडिया रॉड की 2-3 बातें लिखवा देता हूँ। एक तो इसका जनरली लेंथ होता है 3 से 5 मीटर का, और विड्थ इसकी कितनी रखी जाती है, 50 से 150 mm के बीच। ठीक है, 50 से 150 mm इसकी विड्थ हम लोग रख के चलते हैं। ये क्लियर है। तो बस ये, बाकी कुछ है नहीं इसमें, आगे चलेंगे बाकी। तो अब क्या होता है कि ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब एनालिटिकल लेंस की बातें मैं बता चुका हूं, वो मैं आप लोगों को लिखवा देता हूं, मतलब बता ही चुका हूं सब कुछ। टेक्योमेट्री हैज एनालिटिकल लेंस व्हिच इज ऑफ एक्सटर्नल फोकसिंग टाइप लेंस विद 2 कांस्टेंट मल्टीप्लाइंग एंड एडिटिव कांस्टेंट। के का वैल्यू 100 है, सी का वैल्यू 0 है, और 45 मीटर तक ये वेरी कर सकता है, डिपेंड ऑन द एरर, डिपेंड ऑन द एरर। स्टाडिया रोड 5 से 15 मीटर लॉन्ग है, वह जनरली 3 से 5 होती है। और टेक्योमीटर के लिए जो यूज करते हैं, ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज करी जाती है, जनरली 100 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस के लिए। एक्यूरेसी ज्यादा कहां पर आएगी, इरेगुलर सरफेस पे। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही ये बात बता दी। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। यहां पर अब टेक्योमेट्री जो मेजरमेंट आप लोग करते हैं वो 3 तरीके से करते हैं। कौन कौन से वो 3 तरीके हैं, स्टाडिया मेथड है, टेंजेंशियल मेथड है, और तीसरा होता है सब्सटेंस बार मेथड। याद रखेंगे, 3 तरीके से जनरली आप अपनी टेक्योमेट्री को करते हैं, यानी टेक्योमेट्री मेजर करते हैं। स्टाडिया मेथड 2 तरीके से होता है, एक होता है फिक्स्ड मेथड, एक होता है मूवेबल हेयर मेथड। फिक्स्ड मेथड में क्या होता है, स्टाडिया इंटरवल जो होता है वो फिक्स होता है। स्टाडिया इंटरवल फिक्स होता है, बट स्टाडिया इंटरसेप्ट वेरी कर सकता है, ये बात याद रखेंगे। ये इंटरसेप्ट है, स्टाडिया इंटरवल फिक्स होता है, बट स्टाडिया इंटरसेप्ट वेरी करता है। ये है क्या सर, मैं बताता हूं। जो पिक्चर आप लोग देख रहे हो, इस पिक्चर में जो आपका स्टाडिया इंटरवल और स्टाडिया इंटरसेप्ट है वो क्या है, जो जैसे 1 मिनट यहां बनाता हूं। जैसे लेंस था, तो लेंस में 3 क्रॉस हेयर थे, एक सेंट्रल पोर्शन और अपर नीचे। ये जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं स्टाडिया इंटरवल, इसको हम लोग कहते हैं स्टाडिया इंटरवल। और जो आपका स्टाडिया रॉड पे डिस्टेंस बनता है जब आप मेजर करते हैं, मान लीजिए आपकी स्टाडिया रॉड है, और स्टाडिया रॉड पे जब आप लोग मेजर करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, ये इतना, ये इतना,
ये जो आपके पास आता है इसको कहते हैं स्टाडिया इंटरसेप्ट। तो फिक्स्ड हेयर, नाम को समझना, फिक्स्ड हेयर। फिक्स्ड हेयर में क्या होता है, फिक्स्ड हेयर में स्टाडिया इंटरवल को तो फिक्स करते हो लेकिन इंटरसेप्ट वेरी कर सकता है। इसका मतलब है कि बेसिकली आपका लेंस का मूवमेंट नहीं होता, आपका लेंस मूव नहीं करता, जो कंपनी ने फिक्स करके दे दिया वो है नो मूवमेंट ऑफ लेंस। और आप अपने स्टाडिया रोड को मूव कर सकते हो जब आप स्टाडिया रोड को, ध्यान से सुनो भाई, जब आप स्टाडिया रोड को आगे लेकर आओगे तो डिस्टेंस छोटा हो जाएगा, स्टाडिया रोड को दूर लेकर जाओगे डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो स्टाडिया रोड के दूर जाने से डिस्टेंस कम और डिस्टेंस ज्यादा हो रहा है, तो स्टाडिया इंटरसेप्ट भी तो घटेगा बढ़ेगा। प्रिंसिपल ऑफ टेक्योमेट्री वो यही है। तो जनरली फिक्स्ड एयर आपको समझ आया। मूवेबल एयर में क्या होता है, हम स्टाडिया इंटरवल को वेरी करते हैं। रॉड को फिक्स कर दिया, रॉड को फिक्स करने के बाद फोकसिंग बनाने के लिए स्टाडिया हेयर्स को मूव करते हैं, और जिन स्क्रूज की मदद से मूव करते हो उन स्क्रू को कहते हो माइक्रोमीटर। इसके बारे में लास्ट में पढ़ाऊंगा मैं चैप्टर के, अभी तो मैं बस ओवरऑल दे रहा हूं। तो इतना एक्यूरेट है नहीं, मूवेबल हेयर मेथड में एरर ज्यादा है और फिक्स हेयर मेथड में एरर कम है। तो जनरली यूज कौन सा होता है, फिक्स होता है। ये बात लिख लो यहां पे, जनरली यूज कौन सा मेथड है, फिक्स हेयर मेथड को हम लोग जनरली यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें एरर नहीं है। उसके बाद बात आती है लेडीज एंड जेंटलमैन कि टेंजेंशियल मेथड क्या है। जो ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग पढ़ी थी आपने, मेरे से ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग पढ़ी है, नहीं पढ़ी, इसी चैप्टर में पढ़ा दूंगा, बहुत आसान होती है। मैं अभी के लिए आपको बताता हूं, 9th क्लास की मैथमेटिक्स में आपने टॉपिक पढ़ा होगा, 9th या 10th में है हाइट एंड डिस्टेंस, 9th या 10th में है हाइट एंड डिस्टेंस। तो हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक आपने पढ़ा होगा, बस उसी को ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग कहते हैं। और एसएससी जेई, अनदर जेई, एई, पीएसयू आता है, पेपर में आता है, फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन। डीएमआरसी तो खास है, डीएमआरसी तो एक क्वेश्चन दे ही देता है, तो आता है, बता दूंगा कैसे कैसे आता है, डोंट वरी। सब्सटेंस हेयर लास्ट में डिस्कस करता हूं। तो अभी मैं आपके साथ जो डिस्कस करने वाला हूं वो है स्टाडिया मेथड का फिक्स्ड हेयर मेथड, बहुत बेसिक मेथड। तो स्टाडिया हेयर का फिक्स्ड हेयर मेथड में होता क्या है कि हम लोग पहले तो डेरिवेशन पार्ट पढ़ेंगे इसका छोटा सा, एक मिनट। ये पिक्चर आपको दिख रही है प्रॉपर, इस पिक्चर में क्या है, ये आपका टेलीस्कोप है और इस टेलीस्कोप से ये है ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस से आप देख रहे हैं। ऑब्वियसली जब आप देख रहे हैं तो लाइट एक बारी यहां गई, इसकी लाइट एक बारी यहां गई, ये क्रॉस हेयर पे देखता है, क्योंकि इमेज जो होती है वो इमेज शुरू में उल्टी जाती है, बाद में रिफ्लेक्ट करके आती है, ये ऐसे जा रही है, बाद में रिफ्लेक्ट करके वापस आती है, तो जाकर यहां से होती हुई ये इमेज यहां पर बनाती है। ये क्या है, ये आपके इमेज है, ये आपका ऑप्टिकल पोल है जो लेंस का सेंटर होता है, और ये जो इमेज आपकी बनती है ये आप आईपीस पे देखते हैं। आपको मेरी बात समझ में आई? तो यहां से रे जा रही है क्रॉस पैटर्न पे, क्योंकि उल्टी होती है, जो ऑब्जेक्ट है वो उल्टा बनेगा, जब तो रिफ्लेक्टेड इमेज सीधी बनेगी, इसीलिए उल्टी इमेज ऑब्जेक्ट की फॉर्मेशन हुई है, तो इमेज सीधी बन रही है, ठीक है। तो अब जहां पर ये टकराती है उसको हम लोग कहते हैं फोकस। ये क्या है जनाब, ये है आप लोगों का फोकस, ये आपको दिख रहा होगा। और आपके सेंटर ऑफ द टेलीस्कोप से लेके आपके स्टाडिया रॉड तक के डिस्टेंस को आपने बड़ा डी बोला, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। वर्टिकल एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप है आपका ये, और उधर से लेकर अपने लेंस तक के डिस्टेंस को आपने कहा है छोटा डी, ठीक है। आपको ये बात पता है कि टोटल जो स्टाडिया रॉड का डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्टिव लेंस से, उसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के नाम से जाना जाता है। 9th क्लास में आपने ये सब पढ़ा होगा अपनी साइंस में। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं u और इमेज डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं v। तो v क्या हो गया, लेंस से इमेज का डिस्टेंस हो गया, ठीक है। ये क्या है, ये आपका स्टाडिया इंटरसेप्ट है, ये क्या है, ये आपका स्टाडिया इंटरसेप्ट है, S1 S3, और बीच का सेंट्रल पोर्शन S2 के नाम से दिखाया गया है और कुछ नहीं।
वर्टिकल एक्सिस से लेके आपके सेंटर ऑफ द लेंस तक का डिस्टेंस कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको सी के नाम से दिखाया गया है। ठीक है, तो आई कैन डेफिनेटली से फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फिगर, और कुछ तो दिखा नहीं, पहले ही दिख गया कि सी का वैल्यू एफ प्लस डी के बराबर है। कैसे? देखो, एफ प्लस डी के बराबर सी है भाई, ये एफ है ये डी है, टोटल मिला के सी है। क्लियर? एंड आई कैन डेफिनेटली से माय डियर स्टूडेंट, आप लोगों के दो ट्रायंगल जो हैं वो बेसिकली सिमिलर है। कैसे है देखते हैं। कैन आई से कि दिस पर्टिकुलर यू अपॉन एस, इस ट्रायंगल को देखेंगे यहां से पूरा ये वाला, और यहां से ये छोटा सा ट्रायंगल, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। कैन आई से यू अपॉन एस, यू अपॉन एस, ध्यान से देख लो भाई, ये सेंटर से ट्राइंगल मैच करो और ये वाला छोटा सा ट्राइंगल मैच करो, इज इक्वल टू वी अपॉन आई। एक चीज तो आपको समझ आई, और आपने इक्वेशन पढ़ी है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ये इक्वेशन आपने 9th 10th क्लास में पढ़ी होगी। तो आप यहां से लिख सकते हैं कि u का वैल्यू किसके बराबर है, एस वी अपॉन आई के। आई कैन डेफिनेटली से 1/f इक्वल्स टू, यहां से एक मिनट, यहां पे लिखता हूं 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस u का वैल्यू मैंने लिख दिया 1/sv अपॉन आई। अब ध्यान से देखो, माइनस आएगा, ये तो प्लस आ रहा है u तो, लेकिन v का वैल्यू माइनस है। आपने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बच्चों वाली बात है। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ v। ठीक है, and when I will be going to find the value of v, can I just find the can I put the value of v here, या v ना निकाल कर सिंपल ऐसे लिख देता हूं, I can find the value of f, यहां से वैल्यू ऑफ f आ जाएगा तो I can put here। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जनरली डेरिवेशन मैं दे नहीं रहा आपको, क्योंकि डेरिवेशन इज नॉट द मेजर पार्ट। कहोगे अगर, सुनो भाई, अगर आप कमेंट में मेंशन कर दोगे कि हाँ यू नीड डेरिवेशन, तो आई विल प्रोवाइड यू, डोंट वरी, 1 मिनट में डेरिवेशन का पेज दिखा दूंगा और उसमें से क्लियर हो जाएगी। तो आई डोंट थिंक सो कि डेरिवेशन इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज वी आर जस्ट प्रैक्टिसिंग फॉर द AE एंड JEE ऑब्जेक्टिव एग्जाम, सो अकॉर्डिंगली वी आर जस्ट स्टडिंग। ठीक है, तो डेरिवेशन की जरूरत है तो आई प्रोवाइड यू, डोंट वरी, बट आपको कमेंट में मेंशन करना है। ठीक है, या मुझे व्हाट्सएप कर देना तो मैं आपको डेरिवेशन पार्ट दे दूंगा। एक फॉर्मूला आता है मेरे पास, f/i इंटू एस प्लस ऑफ f प्लस डी। तो बात आती है यहां से कि आप इस पर्टिकुलर इक्वेशन को देखिए, इस इक्वेशन को देखने के बाद आपको समझ आ रहा होगा कि k का वैल्यू हमारे पास है f/i के बराबर, और c का वैल्यू है f प्लस डी के बराबर। f क्या है, फोकस, d क्या है आपको भी पता है, i क्या है, इमेज। तो बस यही है, ये वैल्यू आपको याद करनी है, क्योंकि आपके पेपर में क्वेश्चन इसमें से अक्सर आते हैं, तो इंपॉर्टेंट है, बस यही है। ठीक है, अब अलग अलग पोजीशंस आती हैं कि स्टाफ को अगर मैं वर्टिकल रखता हूं या स्टाफ को हॉरिजॉन्टल रखता हूं, हॉरिजॉन्टल कह रहा हूं, इंक्लाइंड रखता हूं, तो क्या क्या फॉर्मूले बनते हैं और कैसे कैसे ये पार्ट आगे चलता है। तो आई थिंक सो कि ये सेशन को ज़्यादा लंबा ना करूं, मेरा मन था कि मैं 40 मिनट के लिए एक सेशन बनाऊं, ऐसे ऐसे मैं 3 सेशन बनाऊंगा टेक्योमेट्री के, और बस बहुत है, उसी सेशन में सब कुछ कर दूंगा। ठीक है, तो पहले सेशन में इंट्रोडक्टरी पार्ट था, मुझे उम्मीद है कि पहले पार्ट में आपको अच्छे से समझ आया होगा। बाकी 3 सेशन और होंगे, तो टोटल 2 सेशन और होंगे, तो उसमें मैं न्यूमेरिकल भी डिस्कस कर दूंगा, उसमें मैं आप लोगों के साथ डेरिवेशनल, जो डेरिवेशन नहीं कहूँगा, कंसेप्ट है, वो डिस्कस कर दूंगा और चैप्टर फिनिश भी कर दूंगा। तो दिस इज एक्चुअली द कंटेंट ऑफ ऑल इंडिया JEE क्लासेस, जो जनरली यूट्यूब पे आपको नहीं मिलता। फालतू की बात नहीं पढ़ाता, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव इन द बैटल बिटवीन क्वालिटी एंड क्वालिटी, तो आई विल गो विद द क्वालिटी, क्योंकि क्वांटिटी तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, और क्वांटिटी ही पढ़नी है तो 4 साल पढ़कर ही आए हो, लेकिन JEE में इतना नहीं आता।
तो what actually is required for the JEE or AE exam, we just be on that. Okay, so you can opt for our all India JEE course. Its cost is 2000 rupees for 1 year and everything in this course one liner free है. टेस्ट आपको दिए जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक जो मेरे यूनिक है, मैं खुद बना रहा हूँ, वो गूगल पे आपको वो एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, वो आपको मिलेंगे. एंड यू विल हैव ऑल कोर्सेस चैप्टर्स, ऑब्वियसली सारे सब्जेक्ट आपको कवर अप कराई जाएंगे इसमें. रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल रहते हैं, आप जब मर्जी जितने मर्जी लेक्चर्स देख सकते हैं. लाइव क्लासेस भी चलती हैं. डाउट क्लासेस आप व्हाट्सएप के थ्रू हमसे सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं, हम ऑलवेज एक्टिव रहते हैं व्हाट्सएप पे, और ऐप में भी आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं. तो 2000 रुपीज में 1 साल के लिए पूरी सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स आपको दिया जा रहा है. यू कैन ऑप्ट फॉर दिस कोर्स वाई श्रेष्ठ क्लासेस. So download Shresth Classes app from the Google Play Store and you will get everything. Okay. Now, इस कोर्स का एक बेनिफिट ये है कि इस कोर्स को लेने के बाद आपको फिर दूसरे कोर्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है. पहली बार में सिलेक्शन सबका नहीं होता, लेकिन दोबारा से आपको कोई कोर्स ज्वाइन नहीं करना पड़ेगा. सिर्फ एक ही बार आपको ज्वाइन करना है, उसके बाद आपको यही कंटेंट रिवाइज करना है, बिकॉज वी प्रोवाइड द बेस्ट कंटेंट. ऐसे ही नहीं हमने 350 प्लस सिलेक्शन दिए हैं. तो अभी चलता हूं मैं. थैंक यू फॉर कॉन्टिन्यूअसली वॉचिंग मी. नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और इसका न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे. बाय.